Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Domestic Violence Act. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कस्टडी और कंपनसेशन ऑर्डर को अच्छे से कवर अप करवा दिया था. उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आज की क्लास में हम जो है रिमेनिंग जो पोर्शन है सेक्शन 23 से लेकर अप टू जितने भी टोटल सेक्शंस है 37 तक, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. हम बेयर प्रोविजन से डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें डिटेल में कुछ डिस्कस करने वाला है ही नहीं. हाँ, जहां मुझे लगेगा कि कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको कवर अप करवा दूंगी. और ये भी जो सेक्शन 23 से लेकर 37 तक के जो है तकरीबन 3 या 4 वीडियोस बनेंगे. ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाऊंगी मैं, सिर्फ आपको बेयर प्रोविजन समझा दूंगी कि इसमें क्या कुछ है. इतना डिटेल में कुछ समझने वाला नहीं है. तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. सेक्शन 23 कहता है कि पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर. इंटरिम ऑर्डर भी दिया जा सकता है. एक तो होता है फाइनल ऑर्डर, एक होता है इंटरिम. इंटरिम का मतलब होता है कि बिफोर जब कंटिन्यू होता है, प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो रही है, उसके बीच में अगर कोर्ट को लगता है कि पहले जो है कि इंटरिम ऑर्डर दिया जाना चाहिए, अगर वो ऑर्डर नहीं पास किया गया तो एग्रीव्ड को काफ़ी लॉस हो सकता है. तो इंटरिम ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे सकती है. इसके अलावा वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी जो है वो वहाँ पर कर सकती है. एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? एक्स पार्टी में क्या होता है कि दूसरी पार्टी जो है वहाँ पर बार बार नोटिस देने के बाद भी, समनिंग के बाद भी प्रेजेंट नहीं हो रही है, तो कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं, ऐसे तो एग्रीव्ड को काफ़ी लॉस हो रहा है, जो ये केस है काफ़ी डिले हो रहा है, इसके अंदर प्रोसीडिंग में डिले होता जा रहा है, तो उस मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास किया जा सकता है. क्या कह रहा है देखिए, इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट. बिफोर हिम का मतलब हो गया यहाँ पर मजिस्ट्रेट. कोई भी प्रोसीडिंग है बिफोर हिम का मतलब होता है मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट के सामने. तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? में पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है अगर उसको लगता है जस्ट है और सही है, उचित है यहाँ पर और प्रॉपर है. इतना मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाई. सेटिस्फाई का मतलब होता है रीजन ऑर्डर पास करेगा. वो रीजन ऑर्डर का मतलब होता है दोनों पार्टीज को प्रॉपरली सुन लिया है और प्राइमा फेसाई उसको ये लग रहा है, एविडेंसेस से ये लग रहा है कि द रेस्पोंडेंट इज कमिटिंग, कि रेस्पोंडेंट कर रहा है और हैड कमिटेड, या उसने किया है, या तो मौजूदा टाइम में भी वो कर रहा है या पहले भी वो कर चुका है. क्या कर चुका है? एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का एक एक्ट कर चुका है, या देयर इज लाइकलीहुड दैट द रेस्पोंडेंट में कमिट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या वहां पर ये कंडीशन लग रही है, ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कर सकता है. ही मे ग्रांट एक्स पार्टी ऑर्डर. वह एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एफिडेविट इन सच फॉर्म. अगर एफिडेविट दिया गया है किसके द्वारा? एग्रीव्ड के द्वारा. एग्रीव्ड एफिडेविट दे देता है कि मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो रहा है, बार बार हो रहा है, या मुझे खतरा है रेस्पोंडेंट से. तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक इस केस को नहीं चलना चाहिए, उससे पहले ही मुझे जो है इसमें कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई रिलीफ जो एग्रीव्ड को दिया जाना चाहिए. तो वो वहाँ पर ऑर्डर दे सकता है. कौन सा दे सकता है? सेक्शन 18 के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दे सकता है, 19 के तहत रेजिडेंस ऑर्डर भी दे सकता है, 20 के तहत जो मॉनेटरी रिलीफ, या उसको लगता है तो सेक्शन 21 के तहत वो कस्टडी ऑर्डर दे सकता है, और सेक्शन 22 के तहत वो वहाँ पर कंपनसेशन ऑर्डर भी दे सकता है. किसके अगेंस्ट? रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. सेक्शन 23 सिर्फ इतना ही कहता है, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर. इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है अगर कोर्ट को लगता है. रीजन ऑर्डर पास करेगा. ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आप ये कह सकते हो बायसनेस के साथ, भेदभाव के साथ नहीं करेगा. वो रीजन ऑर्डर पास करेगा कि मुझे ये लॉजिक लगा और इस ग्राउंड पर मैं जो है ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ. ये है हमारा सेक्शन 23 जो है, इससे ज़्यादा कुछ समझने वाला इसमें नहीं है. फिर कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट. अब कोर्ट क्या करेगा? जो भी ऑर्डर देगा उसकी कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा. ये आपके हर एक प्रोविजन में होता है, हर एक एक्ट में होता है. मजिस्ट्रेट शैल, यहाँ पर कंपल्सन है, ये कंपल्सरी है मजिस्ट्रेट के लिए कि वेयर ही हैज पास्ड एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट ऑर्डर दैट अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. जो भी कॉपी देगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, उसमें कोई भी पेमेंट नहीं लेगा. टू द पार्टीज को देगा, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को देगा जो भी पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन लग रहा है, सॉरी, ऑफ विच द मजिस्ट्रेट हैज बीन अप्रोच्ड, जहां पर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा गया है. एंड एनी सर्विस प्रोवाइडर, अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर के तहत कंप्लेंट फाइल की गई थी तो सर्विस प्रोवाइडर को वो कॉपी देगा ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. एंड इफ एनी सर्विस प्रोवाइडर हैज रजिस्टर्ड अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर. तो किस किस को दे सकता है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कह रही है? एक तो कह रहा है कि पार्टीज को देगा, ठीक है, पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पुलिस स्टेशन में जाएगा, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई थी तो सर्विस प्रोवाइडर को उपलब्ध करवाई जाएगी. ये है यहाँ पर लॉजिक मेन.
तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ये है हमारा बेसिक सा फंडा। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें। देखिए, जब भी किसी प्रोविजन को पढ़ना है, बेरेक्ट को पढ़ना है, इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लो, बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। मोस्टली तो जो ये आपको शॉर्ट टाइटल दिया होता है ये सब कुछ बता ही देता है कि क्या कुछ है। आगे कह रहा है कि ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स, कि क्या टाइम पीरियड होगा और क्या ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस क्या हो सकता है उसके अंदर। देखिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18, सेक्शन 18 किस चीज़ की बात कर रहा है? अगर आप सेक्शन 18 को समझे तो वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो सिंपल सी बात कर रहा है आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर की। कह रहा है कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया गया है, शैल बी इन फोर्स टिल द एग्रीड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज, वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एग्रीड पर्सन उसके लिए डिस्चार्ज की एप्लीकेशन ना लगा दे। डिस्चार्ज का मतलब कैंसिल ना करवा दे। अगर एग्रीड उसे कैंसिल नहीं करवा रहा है तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। सेकंड क्लॉज कहता है कि इफ द मजिस्ट्रेट ऑन रिसिट, अगर मजिस्ट्रेट जो है एप्लीकेशन को जब उसके पास आती है एग्रीड पर्सन से या रिस्पोंडेंट से, इज सेटिस्फाइड दैट की सर्कमस्टेंसेज में बदलाव हो गया है, तो उसमें ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, पूरी तरह से उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, पूरी तरह से बदला जा सकता है। ऑल्ट्रेशन का मतलब है कुछ एक काट छांट करना, मॉडिफिकेशन का मतलब है कि पूरा ही चेंज कर देना, रेवोकेशन का मतलब है कैंसिल कर देना। वो रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो क्या करेगा? रीजन्स को रिकॉर्ड करेगा। तो सेक्शन 25 का ये क्लोज टू क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सेक्शन 25 का क्लोज टू ये कह रहा है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। अब आप कहोगे सर्कमस्टेंसेस कैसे चेंज होंगे? देखिए, पहले क्या था, एग्रीड और जो रिस्पोंडेंट है उन दोनों के बीच में बन नहीं रही थी, लेकिन उन दोनों का अब क्या हो गया? सेटलमेंट हो चुका है, वो साथ रहने लगे हैं। ठीक है, सर्कमस्टेंस चेंज है। या पहले कोई मॉनेटरी रिलीफ दिया था, कुछ मेंटेनेंस दिया था, ठीक है, कोई मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया था, और अब क्या है, हस्बैंड जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गया है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो गया है, या उसकी सैलरी पहले जो थी 50,000 थी और अब उसकी सैलरी सिर्फ 5,000 है, तो उस हिसाब से चेंज किया जा सकता है। जब सर्कमस्टेंसेस में चेंज होगा तो वो क्या कर सकती है कोर्ट? उसको ऑल्ट्रेशन कर सकती है, चेंज कर सकती है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर देगी, मॉडिफाई कर सकती है, पूरा का पूरा ऑर्डर ही मॉडिफाई कर सकती है। उसके अलावा वो रिवोक कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। अगर मान लो इनका सेटलमेंट ही हो गया तो फिर क्या करेगी? कैंसिल ही कर देगी। तो इस प्रकार से जब चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज होंगे तो कोर्ट वहाँ पर उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट प्रोविजन ये कह रहा है कि रिलीफ इन अदर सूट्स, ठीक है, अदर सूट्स के रिलीफ की बात कर रहा है। एनी रिलीफ available under section 18, 19, 20, 21 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court or criminal court affecting the aggrieved person and the respondent, whether such proceeding was initiated before or after the commencement of the act। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा रिलीफ है जो 18, 19, 20, 21 और 22 में डिमांड किया गया है, वो इस एक्ट के आने से पहले किसी भी सिविल कोर्ट में पहले से था। मान लो किसी सिविल कोर्ट में पहले से वो मैटर चल रहा था, या किसी फैमिली कोर्ट में कोई मेंटेनेंस का मैटर चल रहा था, या किसी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर 498 का कोई मैटर चल रहा था। तो इस प्रकार का अगर कोई पहले चल रहा है जहां पर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, चाहे ये एक्ट 2005 का आया या नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो कोई मैटर चल रहा है तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। Any relief referred in subsection 1 may be sought for in addition to or along with any other relief that the aggrieved person may seek in, वही चीज़ है कि ठीक है, कोई भी एक अदर रिलीफ जो है उसे अग्रीव्ड को कहीं मिल गया है तो उसको भी यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, वो भी जो है साथ के साथ लिया जा सकता है। मे बी सोट का मतलब ये होता है कि अगर कहीं और भी कोई मैटर चल रहा है उसके साथ साथ डीवी एक्ट वाली प्रोसीडिंग सेपरेट चलेंगी, सेपरेट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सेपरेट रिलीफ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर कहीं भी सेट ऑफ वर्ड यूज नहीं है, एडजस्टमेंट वर्ड यूज नहीं है, इसका मतलब साथ के साथ चलेंगे ये।
ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिलीफ इन एडिशन हो सकता है, एंड अलोंग विद, उसके साथ साथ चलेंगी। अलोंग विद का मतलब उसके साथ चलेंगी। इन केस एनी रिलीफ हैज बीन ऑब्टेन बाय एग्रीड पर्सन इन एनी प्रोसीडिंग अदर देन अ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, शी शैल बी बाउंड टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि ठीक है, पहला कह रहा है कि कोई भी रिलीफ जो है 18, 19, 20, 21, 22 में डिमांड किया गया है, अगर वो सिविल कोर्ट में भी डिमांड किया जा रहा है, फैमिली कोर्ट में भी डिमांड किया जा रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में भी डिमांड किया जा रहा है, जिससे एग्रीड और रेस्पोंडेंट के राइट पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो है साथ के साथ कंटिन्यू रहेंगी, चलेंगी। कह रहा है कि ऑल्सो भी सोट साथ में डिमांड की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि इन एडिशन भी चल सकता है, इसके साथ भी दिया जा सकता है, इसके अलग भी दिया जा सकता है। लेकिन थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि अब एग्रीव्ड की ड्यूटी बन जाएगी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एग्रीव्ड, कि वो क्या करेगा, ड्यूटी बाउंड है ना, शैल बी बाउंड का मतलब ड्यूटी बाउंड है, टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा कि वो जो है ग्रांट जो है उसको कोई रिलीफ पहले हो चुका है या नहीं हो चुका है। क्योंकि अगर पहले का कोई रिलीफ उसे मिल चुका है, तो अब जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो मजिस्ट्रेट जो है वो इसी हिसाब से मौजूदा रिलीफ को जो है वो ऑर्डर करेगा। तो ये है हमारा सेक्शन 26। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही कवर अप करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।